हेलो स्टूडेंट। आज हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो बचा हुआ पोर्शन था उसे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पैंक्रियाज स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पैंक्रियाज से हमने ग्लूकागॉन को डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बीच में ही वो वीडियो रुक गया था। ठीक है, मीन्स रिकॉर्डिंग रुक गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। तो आज हम ग्लूकागॉन मीन्स पैंक्रियाज से ही फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो पैंक्रियाज है इसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या फिर कॉम्पोजिट ग्लैंड भी कह सकते हैं। कॉम्पोजिट ग्लैंड। अब इसे कॉम्पोजिट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, ये दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, कॉम्पोजिट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? एज इट एक्ट्स एज, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज इट एक्ट्स एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जैसा मैंने पहले ही आप लोग को बताया है कि एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है? एंजाइम सिक्रेटिंग पोर्शन या एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड। ठीक है, और बच्चों एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? जो ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करता है। ओके, तो अब जो ये एक्सोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियाज का, वो आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है। ठीक है, आज हम एंडोक्राइन पोर्शन का बात करेंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियाज। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है पैंक्रियाज का, उसे हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, पैंक्रियाज में तो दोनों होंगे ना, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों तरह के होंगे। ठीक है, पार्ट्स होंगे। तो एक्सोक्राइन जो पार्ट है उसे क्या कह सकते हैं हम? इट इज कॉल्ड एज पैंक्रिएटिक एसिनी। ओके, और जो एंडोक्राइन पार्ट है पैंक्रियाज का, इसे कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, तो ये जो पैंक्रिएटिक एसिनी है ये एंजाइम सिक्रेट करेगा, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, बट मेजोरिटी ऑफ पार्ट इन पैंक्रियाज इज एंजाइम सिक्रेटिंग पोर्शन। तो पैंक्रिएटिक एसिनी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कहीं ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें पैंक्रिएटिक एसिनी पैंक्रियाज में, तो ये ऑलमोस्ट 99% पोर्शन कवर करता है। तो हम क्या कह सकते हैं? 99% पार्ट जो पैंक्रियाज का है वो एंजाइम सिक्रेटिंग पोर्शन है। ठीक है, एंड ओनली अबाउट 1% इज द हार्मोन सिक्रेटिंग पोर्शन। ओके, तो इससे आप लोगों को ये पता होगा कि पैंक्रिएटिक एसिनी एंड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में क्या डिफरेंसेस है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द डायग्राम ऑफ दिस पैंक्रियास। ओके, तो इसे अब डिटेल में हम थोड़ा स्टडी। तो अब जो है हम पैंक्रियाज का डायग्राम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसा पैंक्रियाज का इंट्रोडक्शन मैंने अभी भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, पहला एक्सोक्राइन हो गया और दूसरा एंडोक्राइन। ठीक है, तो एक्सोक्राइन को क्या कहा जा रहा है? पैंक्रियाटिक एसिनी, एंड एंडोक्राइन को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, ना
पैंक्रियाज। तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, देन लोब्यूलेटेड मींस लोब्यूल्स के फॉर्म में होगा। ओके, lobulated, then grayish pink in color, ठीक है, it is grayish pink gland, ठीक है। अब अगर इसका वेट का बात करते हैं, its weight is about 60 ग्राम, 60 ग्राम का होता है। साइज देखें इसका, तो जो साइज है वो हो जाएगा अबाउट 2.5 सेंटीमीटर वाइड एंड अगर इसका लंबाई देखा जाए तो वो 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, एंड 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, सॉफ्ट, लोब्यूलेटेड, ग्रेइश पिंक ग्लैंड, वेट कितना है इसका 60 ग्राम, साइज देखे तो 2.5 सेंटीमीटर वाइड है एंड 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो क्वेश्चन पूछा जाता लोकेशन के बारे में, हमने और भी ग्लैंड के बारे में बताया था उसके लोकेशन को लेकर, तो इसका जो लोकेशन है आप लोगों ने पढ़ा है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो वेट इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड पोस्टेरियर टू द स्टमक, ठीक है, स्टमक के पीछे, ठीक है, पोस्टेरियर टू द स्टमक, ठीक है, इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है बच्चों। तो ना, जैसा कि मैं कह रहा था, इस डायग्रामेटिकली देखा जाए, ओके, तो मैंने डायग्राम से समझाया था आप लोगों को ड्यूरिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक बार फिर से इसका डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। नाम ही इसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो आइलेट्स जो है ये कहाँ से डेवलप हुआ, आइलैंड, ठीक है। तो इससे जरा सा पहले मैं सर्कल ले लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले आइलेट बना लेते हैं इधर, तो ये हो गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब ये जो पोर्शन है ये एंडोक्राइन पार्ट हुआ। एंडोक्राइन पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे जो कि हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ओके। नाउ तो आप लोग को मैं बताऊंगा आने वाले क्लासेस में या आने वाले समय में जो सेल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इससे मैंने लिया अल्फा सेल, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है इसे मैंने बनाया अल्फा सेल। अब एक रेड कलर से बनाते हैं, ये हो गया डेल्टा सेल, ये डेल्टा सेल हो गया। अब एक को हम ब्लू कलर से बनाते हैं, दिस इज द बीटा सेल, ओके। तो तीन टाइप के सेल आपको मैंने दिखाया, ये अल्फा सेल, ये डेल्टा सेल और ये हो गया बीटा सेल। ऐसे तो दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं, एक हो गया अल्फा सेल और एक हो गया बीटा सेल, ठीक है। इसके अलावा एक और बता रहा हूं मैं यहाँ पे, डेल्टा सेल, एंड देयर इज वन मोर विच इज कॉल्ड एज पीपी सेल्स, ठीक है। इसको भी बना देते हैं हम डिफरेंट कलर से ताकि ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं एक और बनाता हूँ पीपी सेल्स, और ब्लड वेसल्स तो होगा ही, बिकॉज बिना ब्लड वेसल्स के हार्मोन फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, फिर रिलीज कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में यहाँ बना देता हूँ, इट इज द ब्लड वेसल्स। अब बाकी सब क्या हो,
सेल्स ही होंगे, ठीक है। कुछ ज्यादा होता है, कुछ कम होगा, ठीक है। यही यही जो 4 टाइप के सेल्स है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को, ठीक है। हम लोग इसको लेवलिंग कर लेंगे। ओके, ओके। तो जैसे मैंने कहा था कि ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बताए हैं। ओके, तो पहले इसको लेबल कर लेते हैं। ओके, ये हो गया अल्फा। एक सेकेंड, यहाँ पे किस कलर का मैंने लिया है, यस ब्लैक लेते हैं। अल्फा सेल, this is the beta cell, this is delta cell, this is PP cells, इसे PP cells कहा है। PP का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद। एंड ये है ब्लड वेसल। ओके, अब यही जो 4 टाइप के सेल्स है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी को और पूरा कर देते हैं। ग्लैंड है तो बहुत सारे सेल से मिलके बनेगा। ठीक है ना, कुछ ब्लू से बनाते हैं। ब्लू वाला क्या था, हमारा जो ब्लू कलर से मैंने जो सेल बनाया है यहाँ पे वो बीटा सेल। तो यहाँ पे कुछ बीटा सेल्स और बना देते हैं। सो ये देख करके क्या लग रहा है आप लोगों को, इसे भी ब्लू से बनाते हैं। बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन और द नंबर ऑफ बीटा सेल इज मोर, यहाँ बीटा सेल का नंबर ज्यादा होता है। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो पेरिफेरल पोर्शन में है या पेरिफेरल रीजन में है, ठीक है, उसे अल्फा सेल कहा जा रहा है। और जो मिडिल मतलब बीच में है या थोड़ा इंटीरियर में है उसे बीटा सेल कह रहे हैं। अब ये जो डेल्टा सेल है इसका भी पोजीशन क्या है, पेरिफेरल है। और पीपी सेल्स का थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ओके, नाउ अब एक एक करके थोड़ा सा सेल्स को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पोजीशन दिखाना चाहता हूँ पैंक्रियाटिक एसिनी का। तो जैसा मैंने कहा था कि पैंक्रियाटिक एसिनी जो है ये क्या है, तो एक्सोक्राइन सेल्स है, एंजाइम सिक्रीटिंग सेल्स है। एंड इसका जो परसेंटेज होता है या नंबर होता है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ज्यादा होता है। जैसा मैंने कहा कि 99% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन है और ओनली 1% पार्ट है वो एंडोक्राइन है। ओके, तो अब जरा सा हम इसे बना लेते हैं। अभी हम क्या बनाने वाले हैं, तो पैंक्रियाटिक एसिनी। ओके, तो ये बाहर बाहर जो होगा यहाँ पे इस तरह से, देखिए फूल की तरह दिख रहा है ना। ये पैंक्रियाटिक एसिनी है। ओके ना, कुछ यहाँ पे बना लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि पैंक्रियाटिक एसिनी ज्यादा होंगे, मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
आई होप डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो सारे सेल्स में बना रहा हूं, ये एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स है। क्या सिक्रेट करेंगे? तो पैंक्रियाटिक जूस। लास्ट वाले लेक्चर से आज का जो लेक्चर है उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना पसंद कर रहा हूँ, बिकॉज पैंक्रियाज एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और आप लोग को भी इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए, और यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ओके। अब यहाँ पे एक डक्ट भी मैं बना देता हूँ। ऐसे तो मैंने एक डक्ट बनाया है, ऐसे बहुत सारे डक्ट होंगे, इसे पैंक्रियाटिक डक्ट भी कह सकते हैं। As we know that the enzymes are released in duct. Okay, so ये रहा। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, जब तक कलर ना हो डायग्राम में तब तक मजा नहीं आता है, ठीक है। सो दिस इज पैंक्रियाटिक एसिनी। ओके, और ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है डक्ट लाइक, इससे बोलेंगे पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों जो है क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? एक्सोक्राइन पोर्शन। ओके, अब एक्सोक्राइन पोर्शन है, मैंने कितने बताया था? 99%। तो आप देख सकते हैं ये ज्यादा है, ठीक है। ये जो टिश्यू का जो सेक्शन मैंने लिया है पैंक्रियाज का, इसमें आपको सबसे ज्यादा एक्सोक्राइन पोर्शन ही दिख रहा है, दैट इज अबाउट 99%। ओके, ये क्या सीक्रेट कर रहा है? एक बार फिर से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ये क्या सीक्रेट करेगा? पैंक्रियाटिक जूस, जो कि आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स आपको दिख रहा है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, ये क्या बना रहा है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि क्या है? एंडोक्राइन पोर्शन। ये एंडोक्राइन पोर्शन हुआ, और ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है ये कितना होगा? अबाउट 1%। और क्या सीक्रेट करेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। मेनली 2 मेन हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट होते हैं, एक हो गया ग्लूकागोन और दूसरा हो गया इंसुलिन, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमन का बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन, अगर ह्यूमन बींग्स का बात करें, तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक नॉर्मल ह्यूमन में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो होता है अबाउट 1 to 2 मिलियंस, ठीक है। 1 to 2 मिलियंस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर देयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट कितना? ओनली 1 to 2% ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। ओके, नाउ अब जरा हम एक एक सेल को डिटेल में देखेंगे, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल्स। ओके, ना सेक्शन ऑफ पैंक्रियास समझ में आ गया होगा आप लोग को आराम से। ओके, तो जब सेक्शन समझ लिए हैं तो सबसे मेन पोर्शन में चलते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट का, जो मैंने कहा था एंडोक्राइन पोर्शन ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, तो आराम से इसको देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एंडोक्राइन पोर्शन में ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स कौन कौन से? अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड पीपी सेल्स।
ओके और ये भी बताया मैंने कि देयर आर अबाउट हाउ मेनी islets of Langerhans, तो मैंने कहा 1 to 2 million islets of Langerhans in a normal human pancreas. ओके नाउ अब जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईच islets of Langerhans में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे, हार्मोन सीक्रेट करेंगे और कहाँ रिलीज करेंगे, ब्लड वेसल्स में। ये रहा ब्लड वेसल्स में हार्मोन रिलीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा सेल के बारे में। ये जो अल्फा सेल आपको दिख रहा है, दिस अल्फा सेल कहाँ लोकेटेड है, अल्फा सेल कहाँ प्रेजेंट है, पेरिफेरल पोर्शन में, ठीक है। पेरिफेरल मतलब ये आउटर रीजन में पाया जा रहा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के आउटर रीजन में आपको अल्फा सेल्स मिल रहा है। ओके एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, ये जो पूरे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का कितना परसेंट हिस्सा कवर करेगा या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सो इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 15% पार्ट, ओके, ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये 15% पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का कवर कर रहा है, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन को मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, जिसका नाम है ग्लूकागॉन, ठीक है। इस ग्लूकागॉन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है। और ये भी बताया था कि ये जो ग्लूकागॉन है, ओके, ये जो ग्लूकागॉन है ये कैसा हार्मोन है, दिस ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन एंड इट मेनली एक्ट्स एज हेपाटोसाइट सेल्स, ठीक है, और ऑन हेपाटोसाइट सेल्स एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या स्टिमुलेट कर रहा है ये, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इधर मैंने बताया है आप लोगों को, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन, ठीक है। सो दिस ग्लाइकोजेन will be broken down into glucose, तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम अ डिसऑर्डर इट इज कॉल्ड एज हाइपर ग्लाइसेमिया। ग्लाइसेमिया से वो सफर करेगा, ओके। सो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्लूकागॉन है ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स, इट आल्सो स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये और क्या कर सकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे मैं एक और इसका फंक्शन लिख देता हूँ, इट आल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है, ओके। ग्लूकोनियो मींस द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया है, आप लोग काइंडली से देख लीजिए। मैंने कहा था, चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस में जैसे मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, दैट इज अमाइनो एसिड हो या फैटी एसिड, इन दोनों से भी क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सकता है, ओके। कौन करवा रहा है, तो ग्लूकागॉन। तो अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। क्या क्या बताया ग्लूकागॉन के बारे में आपको, पहला ये बताया कि ये पेप्टाइड हार्मोन है, दूसरा ये बताया कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज करा रहा है, कैसे करा रहा है, तो पहला प्रोसेस हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन को ब्रेक करके बना रहा है, और दूसरा मैंने क्या कहा कि फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज को बना रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, नियो यहाँ पे ऐड है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, ओके। नाउ अगर किसी में, किसी पर्सन में ग्लूकोज का लेवल, ठीक है, अगर किसी में ग्लूकोज का लेवल
बहुत लंबे समय तक बढ़ा रह रहा है, ये ग्लूकागॉन का लंबे समय तक सिक्रेशन हो रहा है, तो ये एक डिसऑर्डर कॉज करता है, ठीक है। और उस डिसऑर्डर का क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटस। ओके, तो जरा सा पहले इसे रब कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक इट इज जरा सा इसमें टाइम लग रहा है। एक्चुअली पूरा पेज नहीं रब कर सकता बिकॉज इसका भी मुझे जरूरत है। ओके, तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर किसी पर्सन में प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया है, ठीक है, दैट इज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, तो अगर लंबे समय तक ये कंडीशन रहता है तो फिर क्या होगा? तो वो जो पर्सन है वो किससे सफर करेगा? डायबिटीज मेलिटस से। तो मैं यहाँ पे एक नोट हिसाब से लिख दे रहा हूँ आप लोग को। नोट: प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया hyperglycemia leads to a complex disorder. Leads to a complex disorder. Okay, and that disorder is none other than diabetes mellitus. काफी फेमस डिसऑर्डर है ये, ठीक है। एक्चुअली डायबिटीज के दो पार्ट आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक डायबिटीज मेलिटस मैंने अभी बताया, और एक था डायबिटीज इंसिपिडस जो एडीएच के डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। और इस डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, इसका अगर हम देखें सिम्टम्स, तो ग्लाइकोज यूरिया मीन्स द लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज का निकलना, ठीक है, या यूरिन से ग्लूकोज को निकलना। तो क्या लिखेंगे हम? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, and also the formation of ketone bodies. तो ये दो मेन सिम्टम्स हो गए, ठीक है, एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ओके, तो ये डायबिटीज मेलिटस के बारे में था। मैंने क्या कहा, अगर किसी पर्सन में लंबे समय तक ग्लूकागॉन रह रहा है, ठीक है, तो वो क्या कॉज कर रहा है? डायबिटीज मेलिटस कॉज कर रहा है। इसका सिम्टम्स क्या? ग्लाइकोज्यूरिया, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, एंड आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। ओके, तो ये तो रहा अल्फा सेल के बारे में। नाउ द बीटा सेल। अब अगर बीटा सेल का बात करें तो बीटा सेल क्या सीक्रेट करेगा? मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है, द बीटा सेल विल सीक्रेट इंसुलिन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। नाउ जैसा कि ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन था? पेप्टाइड हार्मोन था। तो इंसुलिन भी कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। एंड दिस आल्सो एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट सेल। जैसा ग्लूकागॉन भी हेपाटोसाइट सेल्स पे एक्ट करता है, तो ये भी हेपाटोसाइट सेल्स पे ही एक्ट करता है, ठीक है। बट उस पे जाने से पहले बीटा सेल्स को अगर देखें तो बीटा सेल का लोकेशन क्या है? बीटा सेल इज लोकेटेड टुवर्ड्स द मिडल, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और इसका जो नंबर होता है वो अल्फा सेल से ज्यादा होता है, सो दे आर मोर इन नंबर। ओके, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, ये जो है ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 65% ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन।
ये इंसुलिन प्रोड्यूस करा है। और आप लोग को पता है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया है दैट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। मैं एक बार फिर से ये दिखा दूंगा, ठीक है, मतलब एग्जांपल के साथ। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन एंटागोनिस्टिक है। अगर ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो इंसुलिन का क्या काम है, अपोजिट काम है, वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को कम करेगा। ठीक है, तो पहले हम इंसुलिन का बात कर लेते हैं अच्छे से। इंसुलिन कैसा हार्मोन हो गया, सबसे पहला हम देखेंगे ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने क्या कहा था, इट विल आल्सो एक्ट ऑन हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट एंड एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, इट एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट। हेपाटोसाइट का मतलब होता है लीवर सेल्स, एंड एडिपोसाइट, एडिपोसाइट मतलब एडिपोज सेल्स, एडिपोसाइट एंड एनहांस, एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, एनहांस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। ओके, एंड यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का अपटेक करवाता है और उसको यूटिलाइज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या होगा, जब यूटिलाइज करवा रहा है तो क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करेगा। ठीक है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। जब इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल था हाइपरग्लाइसेमिया, तो डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, सो कैसा हाइपोग्लाइसेमिया करा रहा है, बाय ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो किससे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज से, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसका क्या काम था, ग्लूकागोन का ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है, ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है। ओके, तो अगर प्रॉपर्टी देखें तो इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है, कहाँ एक्ट कर रहा है, एडिपोसाइट्स एंड हेपाटोसाइट सेल्स पे, और क्या करता है ये, सेलुलर ग्लूकोज अपटेक मतलब सेल्स में ग्लूकोज को लेता है, मींस इसका एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। ठीक है, ब्लड से, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा एंड द पर्सन विल सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया, अगर ये लंबे समय तक ऐसा रहा तो। ठीक है, नाउ इंसुलिन स्टिमुलेट्स फॉर ग्लाइकोजेनेसिस, जैसा मैंने कहा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सो ये तो था दो मेन सेल्स के बारे में। अब जरा इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, फंक्शन तो हमने देखा, मींस कैसे ये एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि ग्लूकागोन का क्या काम है, तो ग्लूकागोन का काम है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ाता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। और इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन का जस्ट अपोजिट, क्या कर रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है, मतलब यहाँ पे ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करवा रहा है। ठीक है, हम डेल्टा सेल के बारे में थोड़ा देर के बाद में देखेंगे और पीटी सेल्स के बारे में। ठीक है, ये तो माइनर सा है, मेन अल्फा और बीटा के बारे में आपको जानना है। ओके, अब जैसे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से तो रेड कलर का बनाते हैं। दिस इज अ ब्लड वेसल एंड दिस इज अ टिश्यू, ये टिश्यू हुआ। ओके, जरा से इसे समझिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आई थिंक मैंने समझाया आप लोगों को। ओके, ये टिश्यू हो गया। अब सब कुछ
अभी इस पर्सन ने, ठीक है, इस पर्सन ने, मतलब मैं एक पर्सन का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक आदमी है, ठीक है, इसके मैंने ब्लड वेसल्स और टिश्यूज लिए, ठीक है, अभी अभी उसने क्या किया, तो राइस खाया। जब वो राइस खाएगा तो फिर क्या होगा, राइस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है एंड ये एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल क्या हुआ, बढ़ गया ब्लड में। तो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन क्या करेगा, देयर विल बी रिलीज ऑफ इंसुलिन, और इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को टिश्यूज में एब्जॉर्ब करवाएगा, मींस स्टोर कराएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कराया। तो ये प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, मतलब फॉर्मेशन कौन करा रहा है, इंसुलिन करा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ये पर्सन बहुत देर से खाया नहीं है, ये जो इंसान है बहुत देर से खाया नहीं, तो इसको एनर्जी चाहिए ना, इसका तो ग्लूकोज कम हो रहा है बॉडी में। तो बॉडी में जब ग्लूकोज कम हो रहा है तो इंस्टेंट सोर्स तो कम हो रहा है, बिकॉज ग्लूकोज इज कंसिडर्ड एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फिर क्या होगा, तो अब इंसुलिन का तो काम हो गया, इंसुलिन नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, ग्लूकागोन रिलीज होगा। अब जब ग्लूकागोन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, ये रिजर्व फूड को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया बात, तो फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करा, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है, ग्लूकागॉन कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जस्ट दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मींस ऑपोजिट लिखा है तो अच्छा रहेगा, ठीक है, दे आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। एक का काम है ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, तो दूसरे का काम है ग्लूकोज लेवल को घटाना, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी डायरेक्ट आता है, दैट इन एनिमल्स फूड इज रिजर्व इन विच फॉर्म, तो हम बोलेंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड रिजर्व होता है। ओके, नाउ कम बैक। अब ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन का कहानी खत्म हो गया, ठीक है। अब दो सेल और बचे हुए, एक डेल्टा सेल बचा है और एक पीपी सेल्स बचा है, ठीक है। तो इसे भी जल्दी से निपटा लेते हैं। अच्छा, उस पे जाने से पहले एक चीज तो मैंने बताया नहीं, अगर ग्लूकागॉन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर ग्लूकागॉन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ रहा है तो इंसान किससे पीड़ित होता है, किससे सफर करता है, डायबिटीज मेलिटस से, ठीक है। और अगर इंसुलिन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में घट रहा है, इंसुलिन का सिक्रेशन बॉडी में घट रहा है, तब भी किससे सफर करेगा, डायबिटीज मेलिटस से। ओके, बिकॉज ग्लूकोज ब्लड वेसल्स में रहते हैं, इसमें स्टोर नहीं होंगे। ओके, दोनों ही केस में डायबिटीज मेलिटस है। हाई लेवल ऑफ ग्लूकागोन या लो लेवल ऑफ इंसुलिन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक। समझ गए बात को, दोनों ही ऑपोजिटली काम करता है। अब डेल्टा सेल्स का अगर बात करें तो डेल्टा सेल क्या सिक्रीट करता है, सोमैटोस्टेटिन, ठीक है। बट उस पे जाने से पहले हम देखेंगे कि इसका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितना परसेंट है। तो ये माइनर होता है, बहुत ही कम होता है, पेरिफेरल है, ठीक है, पेरिफेरल मतलब बाहर बाहर लोकेटेड है, और ओनली इसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 5%, ठीक है, ओनली 5% इज दिस वन, ठीक है, डेल्टा सेल्स। ओके, नाउ जैसा मैंने कहा ये क्या सिक्रीट करेगा, दे सिक्रीट सोमैटोस्टेटिन, ये सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट कर रहा है। ओके, और ये जो हार्मोन है वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रेशन को रोकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट, तो हम क्या लिखेंगे, इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अल्फा एंड बीटा सेल्स, ठीक है, एंड इंसुलिन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सोमैटोस्टेटिन क्या कर रहा है, अल्फा सेल और बीटा सेल को हार्मोन प्रोड्यूस करने नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे स्टार वन देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। और इसका एक और मेन रोल है, दैट दिस हार्मोन आल्सो शोज और स्लोज डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन रोक देता है। तो हम क्या लिखेंगे, स्टॉप्स और स्लोज डाउन,
or slows the absorption of nutrients from where? From gastrointestinal tract. ओके तो ये भी एक मेन फंक्शन है। तो सोमैटोस्टेटिन का मेन फंक्शन क्या क्या हो गया? पहला बताया इट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, और दूसरा क्या है? इट स्लोज और स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके सो नाउ द लास्ट सेल दैट इज द पीपी सेल। अब एक ही सेल बचा है यहाँ पे, ये पीपी सेल। ठीक है, पीपी सेल्स का भी लोकेशन आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। ठीक है, और ये बचा कितना देखिए यहाँ पे कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा? 65 प्लस 15 कितना हो गया? 80, 85। तो बचा कितना? 15%। तो 15% जो पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, वो पीपी सेल्स कंसिस्ट और कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, अब ये जो पीपी सेल्स है ये क्या सीक्रेट करेगा? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये जो पीपी सेल है, मैं यहां पे लिख देता हूं, पीपी सेल सिक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड व्हिच इनहिबिट द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ये क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है किसके रिलीज को? पैंक्रियाटिक जूस को। ठीक है, व्हिच इनहिबिट द रिलीज ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। ओके, तो ये पीपी सेल्स का काम हुआ। एंड दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द pancreatic, that is you can say islets of Langerhans, which is considered as the endocrine portion of the pancreas. Okay, तो यहाँ पे ये endocrine part खत्म होता है। ठीक है, आई होप ये endocrine portion आपको pancreas का अच्छे से समझ में आया होगा ना। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन बच गया यहाँ पे, that is the hormones of gland or you can say gonads, then heart, kidney and gastrointestinal tract। gastrointestinal tract आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गोनाड्स के बारे में देख लेते हैं, और किडनी का तो और हार्ट का आप लोग को बताया हुआ है। ओके सो नाउ the hormones of gonads। तो गोनाड्स बोलने से हम क्या समझते हैं? गोनाड्स मींस द सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे दो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। इसे आपको डीपली पढ़ाया जाएगा, ब्रॉडली पढ़ाया जाएगा क्लास 12 में। मेल सेक्स ऑर्गन जिसे क्या कहा जाता है? टेस्टिस। ओके, तो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में हम देखेंगे। इस टेस्टिस में एक सेल्स होता है जिसे बोलते हैं लेडिक सेल्स। इसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स मैंने इसका जिक्र किया है पहले। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये जो लेडिक सेल्स है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, क्या सीक्रेट करता है? एक हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन, विच इज द मेल सेक्स हार्मोन। अब ये जो एंड्रोजन हार्मोन है, इसका प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या दिख रहा है इसका? दैट इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन करवा रहा है ये। ठीक है, स्पर्म
जो कि बाद में ओवम को फर्टिलाइज करता है टू फॉर्म जाइगोट। सेकेंड फंक्शन देखेंगे तो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ एक्सेसरी मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड functions of accessory male sex organ। एक्सेसरी का मतलब जो ऑर्गन डायरेक्टली गेमेट फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करता बट दे प्रोवाइड द पाथ, ठीक है, इन और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, ना नेक्स्ट अगर देखें देन मसल्स ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट्स मसल्स ग्रोथ, देन फेशियल हेयर दैट इज बियर्ड एंड ऑल, फेशियल हेयर के ग्रोथ को करवा रहा है, एक्सिलरी हेयर को भी बढ़ा रहा है, एक्सिलरी हेयर एंड आल्सो द प्यूबिक हेयर, pubic hair that is after puberty, puberty इस pubic hair ग्रोथ को बढ़ाता है। ये सारे ही जो प्रॉपर्टीज है ये सब प्यूबर्टी के बाद का ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाद ही होता है सब, चाहे मसल्स पे ग्रोथ बोलिए, फेशियल हेयर बोलिए, एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर। ठीक है, सब प्यूबर्टी के बाद। और प्यूबर्टी मैंने बताया है आप लोग को ऑलरेडी, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, इट इज द ट्रांजिशन फेज ड्यूरिंग विच the non-functional sex organs becomes functional। okay, then aggressiveness भी लाता है, aggressiveness, aggressive nature ला रहा है, and also low pitch voice, क्योंकि high pitch voice किसका कैरेक्टर है, फीमेल का, low pitch voice। after that it influence male sexual behavior, मेल सेक्सुअल बिहेवियर भी इसी से इन्फ्लुएंस होता है। एंड फाइनली जो कि है एनाबॉलिक इफेक्ट लाता है ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिक इफेक्ट, एनाबॉलिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करा रहा है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एंड्रोजन। पहला क्या बोला, इट स्टिमुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड इज द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फंक्शन ऑफ accessory sex organs, then muscles growth, facial hair, axillary or pubic hair growth, then aggressiveness, low pitch voice, male sex or sexual behavior जिसको हम libido भी कहते हैं। ठीक है, that is sexual urge and desire, anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism। okay, अब चलिए फीमेल का भी देख लेते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन that is the gonads called as ovary, फीमेल में ओवरी है, फीमेल ओवरी, और ये जो ओवरी है ये क्या सीक्रेट कर रहा है, ओवरी सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन, मेन सेक्स ऑर्गन, सॉरी सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, एस्ट्रोजन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम भी सीक्रेट करता है। आपको सेकेंड ईयर में पता चलेगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन के अलावा एक और हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर रोल हम प्रोजेस्टेरोन का ही देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट सपोर्ट प्रेगनेंसी। ओके, उसके बाद दूसरा है acts on the mammary gland and stimulates the formation of alveoli, acts on the mammary gland
and stimulates the formation of alveoli, alveoli का फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक है। alveoli से फिर मिल्क सिक्रीट होगा। ओके, नेक्स्ट अब एस्ट्रोजन का देख लेते हैं, जो कि मेन सेक्स हार्मोन में आता है। ओके, तो एस्ट्रोजन का जो मेन प्रॉपर्टी हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करा रहा है, विच इज द मेन कैरेक्टर ऑफ मैमल। सेकेंड विल बी, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन, सॉरी FOO लिख दिया, follicle, FOLLICLE। okay, third will be it regulates female sexual behavior, तो वहां पे मेल सेक्सुअल बिहेवियर एंड्रोजन, तो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर एस्ट्रोजन, regulates female sexual behavior। Then fourth property will be it stimulates the development of secondary sex organ, stimulates the development of फीमेल सेक्स ऑर्गन। और लास्ट फाइनल प्रॉपर्टी हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच्ड वॉइस, दैट इज फीमेल लाइक वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ हाई पिच्ड वॉइस। ओके, जिसको हम बोलते हैं फेमिनिज्म वॉइस, फेमिनिज्म वॉइस, दैट इज हाई पिच। मेल में कैसा होता है, तो लो पिच वॉइस। ओके, तो ये तो था गोनेड्स के बारे में, मेल गोनेड्स एंड फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स मैंने क्या बोला था, टेस्टिस, तो फीमेल गोनेड्स हो गया ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे दो हार्मोन्स मैंने बताया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस लुटियम भी बोला, कॉर्पस लुटियम दोनों सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो एज वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, मतलब खत्म ही है चैप्टर। तो गोनेड्स हो गया, तो हार्ट किडनी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। हार्ट जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, आपने पढ़ा है हार्ट के बारे में, मैंने कहा था हार्ट क्या रिलीज करता है, ANF, ठीक है। जिसका नाम है एट्रियल नाट्रियूरेटिक, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ओके, ये क्या करता है, बीपी को लो करता है। ओके, और दूसरा हो गया जिसको मैंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के टाइम में बताया हुआ है, ये सब एक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा हो गया किडनी, ये किडनी क्या रिलीज करता है, तो रेनिन, RENIN, ठीक है। और ये जो रेनिन होता है कहाँ एक्ट करता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम पे। ओके, तो ये दो हार्मोन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ओके, सो हियर वी आर ending this chapter. Thank you very much.